हेलो दोस्तों। रिलायंस ने फाइनेंशियल ईयर 27 स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ शुरू किया। फर्स्ट क्वार्टर में उनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 24.5% बढ़कर 3.4 लाख करोड़ रुपीस हो गया। रिकरिंग एबिटा 10.1% बढ़कर रिकॉर्ड 54,067 करोड़ रुपीस और रिकरिंग प्रॉफिट 6.1% बढ़कर 23,196 करोड़ रुपीस हो गया। पर प्रॉफिट के फिगर को थोड़े कंटेक्स्ट की जरूरत है। ऑन पेपर आरआईएल का प्रॉफिट पिछले साल के सेम क्वार्टर से लगभग 25% गिरा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में एशियन पेंट्स में अपनी स्टेक सेल करने से 8,924 करोड़ रुपीस का एक वन टाइम गेन इंक्लूडेड था। एक बार इस एक्सेप्शनल गेन को हटा दें जो हमें अंडरलाइंग बिजनेस का फेयर कंपैरिजन देता है, तो आरआईएल का प्रॉफिट एक्चुअली 6.1% बढ़ा। तो रिपोर्टेड प्रॉफिट कम था, पर लार्जली क्योंकि इसे एक हाई बेस से कंपेयर किया जा रहा था। इंडिविजुअल बिजनेसेस ने बेटर ही परफॉर्म किया है। हमेशा की तरह स्टोरी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के बीच ज्यादा चेंज नहीं होती, पर इंडिविजुअल बिजनेसेस के डिटेल्स सर्टेनली ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं, खासकर जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदल गया है। आज के इस वीडियो में हम कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 27 के फर्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखेंगे। हम कंपनी के ऑयल टू केमिकल या O2C बिजनेस, रिटेल सेगमेंट, जियो प्लेटफॉर्म्स, ऑयल एंड गैस और न्यू एनर्जी सेगमेंट्स के परफॉर्मेंसेस देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए रिलायंस के कोर बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, मतलब ऑयल टू केमिकल, जहां ये ऑयल को नैप्था और इथेन जैसे ऑयल प्रोडक्ट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है जो प्लास्टिक और पॉलीमर्स में जाते हैं। O2C रेवेन्यू लास्ट ईयर से 30.4% बढ़ा, जबकि एबिटा 17.2% बढ़कर 17,010 करोड़ रुपीस हो गया। ये सेगमेंट का 4 सालों में सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली एबिटा है और मैनेजमेंट ने खुद इसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वार्टर कहा। पर उन्होंने ये भी कहा कि ये जितना इंप्रेसिव था उतना ही मुश्किल से मिला भी था। आखिरकार लास्ट क्वार्टर इस बिजनेस का एबिटा ईयर ऑन ईयर 3.7% गिरा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोजर की वजह से रिफाइनरी तक क्रूड ऑयल लाना ही बहुत महंगा हो गया था। रिलायंस को पर बैरल बहुत क्रूड प्रीमियम्स पे करने पड़े। कार्गो शिप्स के लिए फ्रेट रेट्स लगभग 10 गुना बढ़ गए, जबकि इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ गए। कंपनी के पास ऑल्टरनेटिव रीजन से क्रूड सोर्स करने के लिए राउंड द क्लॉक काम करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। इसके साथ शिपिंग ब्लॉकेट्स ने इंडिया के एलपीजी इंपोर्ट्स को भी डिस्टर्ब किया, जो करोड़ों घरों में यूज की जाने वाली कुकिंग गैस है। डोमेस्टिक शॉर्टेज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इंडियन रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करने कहा। रिलायंस ने अपना एलपीजी प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ाया, जिसने उनके पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस से रिसोर्सेज ले लिए। रिलायंस ने अपने इथेन सप्लाई में भी डिस्ट्रप्शन फेस किया। स्वेज कनाल रूट अनअवेलेबल होने के कारण यूएस से चीप इथेन कैरी करने वाली कंपनी के स्पेशलाइज्ड शिप्स को अफ्रीका के चारों तरफ ज्यादा लंबा रूट लेना पड़ा। तो कंपनी का सिचुएशन बदला कैसे? एक बड़ा एडवांटेज रिलायंस की इथेन और नैप्था के बीच स्विच करने की एबिलिटी से आया। प्लास्टिक्स और दूसरे पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए कंपनीज को अपने केमिकल प्लांट्स को नैप्था या इथेन जैसे रॉ मटेरियल फीड करने की जरूरत होती है। इथेन एक गैस है जिसे रिलायंस यूएस से इंपोर्ट करता है और ये नैप्था का एक सस्ता सब्स्टिट्यूट या रिप्लेसमेंट है। क्वार्टर के दौरान क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़े, जबकि यूएस इथेन प्राइसेस एक्चुअली कम हुए। रिलायंस दुनिया की उन कुछ कंपनीज में से है जिसके पास इथेन इंपोर्ट करने और इसे अपने प्लांट्स में यूज करने के लिए जरूरी स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसने कंपनी को एक्सपेंसिव ऑयल बेस्ड फीडस्टॉक के कुछ पार्ट को सस्ते इथेन से रिप्लेस करने दिया, जिससे रॉ मटेरियल कॉस्ट्स कम हुए। रिलायंस ने अपने फ्लीट में 3 नए बहुत बड़े इथेन कैरियर्स भी जोड़े हैं। दूसरा एडवांटेज ज्योग्राफी में चेंज से आया। रिलायंस ने अपने एक्सपोर्ट्स को यूरोप से दूर करके एशिया के फ्यूल स्टार्व्ड हायर पेइंग मार्केट की तरफ रीरूट किया, जिसमें सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूडेड हैं, जिसने उन्हें पर बैरल बेटर मार्जिन्स अर्न करवाए। सेम टाइम पर लैटिन अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और रशिया से ज्यादा डिस्काउंटेड क्रूड सोर्स करके मिडिल ईस्टर्न क्रूड पर अपना डिपेंडेंस भी कम किया। अब हम फास्ट ग्रोइंग रिटेल बिजनेस को देखते हैं। रिलायंस रिटेल के डिस्ट्रीब्यूशन नंबर्स रियल नहीं लगते, जिसमें इसके फिजिकल स्टोर्स पूरी इंडिया में 19,000 से ज्यादा पिन कोड्स में 20,000 से ज्यादा फिजिकल स्टोर्स पर फैले हैं। और ये फिजिकल स्टोर्स तक लिमिटेड नहीं है। इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जियोमार्ट और आजियो कस्टमर्स को दूध के पैकेट से लेकर जीन्स तक हर चीज के लिए डोर स्टेप सर्विस ऑर्डर करने देते हैं। लेकिन जबकि इसका ग्रॉस रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 7.4% बढ़कर 90,400 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया, इसका नेट प्रॉफिट एक्चुअली ईयर ऑन ईयर 14.1% कम हुआ। इस प्रॉफिट में फॉल शायद चिंता का कारण नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट फेज का पार्ट लगता है। रिलायंस अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस के लिए डार्क स्टोर्स बिल्ड करने के लिए बहुत खर्चा कर रहा है।
और इसे मोनेटाइज करने से पहले स्केल पर पहुंचाना चाहता है। इंटरेस्टिंगली, ये उनके फिजिकल स्टोर्स पर डिलीवरी हब जैसे हेविली रिलाई करने की पुरानी स्ट्रैटेजी से एक हल्का शिफ्ट है। इसके लिए अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी है और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को भी बढ़ाता है, जिससे कंपनी के शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर प्रेशर पड़ता है। इसका ग्रोसरी बिजनेस पहले से ही रैपिडली बढ़ रहा है, जिसमें एवरेज डेली ऑनलाइन ऑर्डर्स 116% बढ़ रहे हैं। जब रिलायंस के फिजिकल बिजनेस की बात आती है तो चीजें हेल्दी लगती हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस ने इंप्रेसिव 16% लाइक फॉर लाइक या LFL ग्रोथ रिकॉर्ड किया। LFL सेल्स ग्रोथ को सिर्फ उन्हीं स्टोर्स पर मेजर करता है जो पिछले साल पहले से ऑपरेट कर रहे थे, जबकि न्यूली ओपन स्टोर्स को एक्सक्लूड किया जाता है। और तो और ये ऐसे टाइम पर आया जब दुनिया मेमोरी चिप्स के हाई प्राइसेस और शॉर्टेजेस फेस कर रही थी। रिलायंस के स्केल और ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स ने इसे पीयर्स से पहले इन्वेंट्री सिक्योर करने में भी मदद की। साथ ही रिलायंस ने अपने रिटेल इकोसिस्टम के थ्रू ग्लोबल फास्ट फैशन प्लेटफॉर्म शीन को भी इंडिया में रीलॉन्च किया। ऐप पहले ही 30 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर चुका है। आजियो रश, जो 4 घंटे के अंदर फैशन प्रोडक्ट्स डिलीवर करने का प्रॉमिस करता है, इसने ऑर्डर्स में 136% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज रिकॉर्ड किया। ओवरऑल ग्रोथ नंबर्स में एक कैच है। लास्ट ईयर रिलायंस का कंज्यूमर ब्रांड्स बिजनेस, जिसमें कैंपा इंक्लूडेड है, रिटेल के अंडर काउंट होता था, पर तब से उसे एक अलग कंपनी में डीमर्ज कर दिया गया है। एक बार बेटर कंपैरिजन के लिए इसे एडजस्ट करने के बाद रिलायंस रिटेल की अंडरलाइंग रेवेन्यू रिपोर्टेड 7.4% की बजाय 11.6% बढ़ी है। अब रिटेल से हम जियो पर मूव करते हैं। जियो ने हाल ही में अपना IPO लॉन्च किया है और हमने इसके DRHP को डिटेल में कवर भी किया था। आप उस वीडियो को भी जरूर देखना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये नेचुरल है कि इंडिया के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर के पास पेरेंट कंपनी से अलग अपने एम्बिशंस हैं और उसे अपनी इंडिपेंडेंस की जरूरत है। क्वार्टर के दौरान जियो प्लेटफॉर्म्स ने 45,961 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जिसमें इसका पैट 9.2% बढ़कर 7,764 करोड़ रुपीस हो गया। पर ऑफ कोर्स टेलीकॉम बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर या ARPU है। जियो का ARPU ईयर ऑन ईयर 3% बढ़कर 215.6 रुपीस हो गया। नोटेबली पिछले 12 महीनों में जियो ने कोई टैरिफ हाइक इंट्रोड्यूस नहीं किया। कस्टमर्स ने एक्चुअली हायर टियर 5G प्लान्स पर अपग्रेड करके, ज्यादा डेटा कंज्यूम करके और जियो के डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर ज्यादा सर्विसेज यूज करके अपना स्पेंड बढ़ाया है। एक ग्रोथ इंजन जिस पर जियो रिलाई करता है वो है जियो एयर फाइबर के थ्रू होम ब्रॉडबैंड। ट्रेडिशनली हाई स्पीड होम इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए कंपनीज को रोड्स तोड़ के इंडिविजुअल घरों तक डायरेक्टली फाइबर ऑप्टिक केबल्स ले करने की जरूरत होती है। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस या FWA पास के 5G टावर से कस्टमर के घर पर इंस्टॉल्ड रिसीवर तक इंटरनेट ट्रांसमिट करके इस काम से बचता है। जियो एयर फाइबर अब लगभग 1.4 घरों तक पहुंच चुका है और इंडिया के न्यू फिक्स्ड वायरलेस होम कनेक्शंस में 78% अकाउंट करता है। जियो के मेन कंपेटिटर एयरटेल के पास प्रीमियम फोकस सब्सक्राइबर बेस के कारण 257 रुपीस का हायर ARPU है। एयरटेल ने हाल ही में कस्टमर्स को कॉस्टली पोस्टपेड प्लान्स पर अपग्रेड करने के लिए प्रायोरिटी 5G एक्सेस को पुश करने की कोशिश की है। इससे कंपनी को TRAI से लड़ना पड़ा। और रिलायंस का ऑयल एंड गैस माइनिंग बिजनेस कैसा कर रहा है? बिजनेस लाइन प्राइमरीली KG-D6 के आसपास फोकस्ड है, जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के पास कृष्णा गोदावरी बेसिन में लोकेटेड एक डीप वाटर ऑयल एंड गैस ब्लॉक है। रिलायंस BP के साथ ब्लॉक ऑपरेट करता है और सीबेड के नीचे लोकेटेड रिजर्वॉयर से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करता है। क्वार्टर के दौरान ऑयल एंड गैस सेगमेंट ने 6,298 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो लास्ट ईयर से 3.2% बढ़ा है। EBITDA 4,973 करोड़ रुपीस पर रहा, जो 79% के एक्सेप्शनली हाई ऑपरेटिंग मार्जिन में ट्रांसलेट होता है। लेकिन KG-D6 अब मैच्योर हो रहा है और इसका नेचुरल प्रेशर कम हो रहा है। KG-D6 ने क्वार्टर के दौरान एक साल पहले के मुकाबले 7.4% कम गैस प्रोड्यूस किया। इन लोअर वॉल्यूम्स ने सेगमेंट की अर्निंग्स पर थोड़ा प्रेशर डाला। क्वार्टर के दौरान गवर्नमेंट ने डीप वाटर गैस के लिए प्राइस सीलिंग को $8.9 पर MMBTU तक कम कर दिया। रिलायंस ने $8.89 पर MMBTU का एवरेज प्राइस रियलाइज किया, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के $9.97 से कम है। रिलायंस ने कंडेंसेट के थ्रू इस प्रेशर को थोड़ा कंट्रोल किया, जो नेचुरल गैस के साथ प्रोड्यूस होने वाला क्रूड ऑयल का एक लाइट वर्जन है। डीप वाटर गैस की तरह कंडेंसेट पे सेम प्राइस सीलिंग नहीं था। जैसे ही वेस्ट एशियन शिपिंग क्राइसिस के दौरान ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़े, रिलायंस ने कंडेंसेट के लिए $107.4 पर बैरल का एवरेज प्राइस रियलाइज किया, जो लास्ट ईयर से 53.6% ज्यादा है। कंपनी को लैंड पर अपने कोल बेड मीथेन ऑपरेशन से भी बेनिफिट हुआ। ये कोल सीम से एक्सट्रैक्ट की जाने वाली नेचुरल गैस है और इसका प्राइस डीप वाटर गैस सीलिंग से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। रिलायंस इसीलिए मार्केट प्राइसेस में इंक्रीज को ज्यादा कैप्चर कर पाया, इस गैस को $12 पर MMBTU के एवरेज पर सेल करते हुए। अब आता है न्यू एनर्जी। न्यू एनर्जी रिलायंस के डिविजन्स में सबसे बड़ा तो नहीं है, पर वो इसे कंपनी के फ्यूचर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक कहते हैं।
और रिलायंस ने सोलर में हायर वैल्यू एड प्रोडक्ट्स पर मूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग पुश किया है। सोलर के अंदर कंपनी हेटेरोजंक्शन टेक्नोलॉजी या HJT पर एक मेजर बेट लगा रही है। रिलायंस पहला इंडियन मैन्युफैक्चरर बना जिसके HJT सेल्स को ALMM लिस्ट 2 में इंक्लूड किया गया, जो इंडियन सोलर सेल सप्लायर्स की गवर्नमेंट मैंडेटेड लिस्ट है जो लास्ट मंथ से इफेक्ट में आई है। ये सोलर वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ने और चाइनीज इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करने के लिए रिलायंस के सबसे बड़े बेट्स में से एक है। आजकल ज्यादातर सोलर पैनल्स PERC या टॉपकॉन जैसे सेल टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। PERC जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, आउटपुट इंप्रूव करने के लिए अनयूज्ड सनलाइट को वापस सेल में रिफ्लेक्ट करती है, पर अब ये अपने एफिशिएंसी लिमिट्स के पास पहुंच रही है। टॉपकॉन एक पतला ऑक्साइड लेयर ऐड करता है जो एनर्जी लॉस को कम करता है और इंडस्ट्री का मेन स्ट्रीम अपग्रेड बन गया है, क्योंकि एग्जिस्टिंग PERC फैक्ट्रीज को इसे मैन्युफैक्चर करने के लिए इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। HJT का सबसे बड़ा एडवांटेज एफिशिएंसी है, मतलब पैनल पर पड़ने वाली सनलाइट का कितना हिस्सा यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। जबकि कन्वेंशनल कमर्शियल पैनल्स जनरली लगभग 20 to 23% एफिशिएंसी पर चलते हैं। रिलायंस का कहना है कि उसके HJT सेल्स ने 25.6% तक की एफिशिएंसी अचीव की है। ये उन्हें सेम अमाउंट ऑफ लैंड से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने देता है। HJT पैनल्स गर्म क्लाइमेट्स के लिए भी बेटर सूटेड हैं। टेम्परेचर बढ़ने से सोलर पैनल्स कम एफिशिएंट हो जाते हैं, जो इंडिया जैसे कंट्री में एक बड़ा प्रॉब्लम है। HJT सेल्स के पास बेटर टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, मतलब इंटेंस सनलाइट में गर्म होने पर उनका इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट कम गिरता है। पर इसके कुछ डाउनसाइड्स भी हैं। HJT टॉपकॉन के मुकाबले मैन्युफैक्चर करने में ज्यादा महंगा और मुश्किल है और एग्जिस्टिंग PERC फैक्ट्रीज को उतने इजीली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसने हिस्टोरिकली ज्यादा सिल्वर और इंडियम भी कंज्यूम किया है और दोनों ही एक्सपेंसिव मटेरियल्स हैं जो ग्लोबल सप्लाई रिस्क्स फेस करते हैं। HJT के मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें रिलायंस भी शामिल है, सिल्वर को कॉपर से रिप्लेस करने पे काम कर रहे हैं, पर इसे अभी भी स्केल पर प्रूव करना बाकी है। तो आपको क्या लगता है, फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होगा? डीमर्जर्स और स्पिन ऑफ्स का कंपनी पे क्या इंपैक्ट होगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।